हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उससे संबंधित कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। इसमें आपको हम बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करें, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। अगर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा रहेगा वही मान्य होगा, आप उसको कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद एक करेक्शन स्लिप आता है। करेक्शन स्लिप का मतलब है स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद जैक आपको एक करेक्शन स्लिप देगा कि देख लो आपका रजिस्ट्रेशन ऐसे हुआ है। अगर करेक्शन स्लिप में भी कहीं गलती है तो आप तब तक चेंज करवा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर करेक्शन स्लिप का टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद आप चाह लो चप्पल घिस जाए फिर भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। पहले होता था ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता था तो बाद में चेंज हो जाता था, लेकिन जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगा है तब से चेंज होना मुश्किल है, क्योंकि एक बार कंप्यूटर में जो सेट हो गया वही सब्जेक्ट आपका रहेगा, आप गलती ना करें। तो ध्यान रखें कैसे कैसे क्या सब्जेक्ट चॉइसिंग होगा, कौन सा सब्जेक्ट भरेंगे। पूरे फॉर्म को हम आपके सामने भर के दिखा देते हैं कि कैसे इसको भरेंगे। पूरे फॉर्म को सही से समझने की जरूरत है। क्या लिखा है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सीट फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन। ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे भर सकते हैं, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो। तो बोला है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सीट फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन सेशन 2023-25 23-25 के लिए क्लास 11th एग्जामिनेशन 2024 जो 11th में 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। डूली फील्ड इन फॉर्म इज़ टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूशन। बोला इस फॉर्म को अच्छे से भरिए और अपने कॉलेज को स्कूल को सबमिट कर दीजिए बाय द स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑफलाइन नहीं। लेकिन कॉलेज या आपका स्कूल जो है वो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए दिया है ताकि आप अपनी जानकारी कॉलेज को या स्कूल को दे दें। कॉलेज या स्कूल को आप इसको भर के अपनी जानकारी दे दिए, मेरा नाम, ये डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ। फिर कॉलेज या स्कूल क्या करेगा, आपके इस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो अपने यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर रखता है, उससे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देगा। यानी आपके आधार पर एक बंदा रखेगा जो ऑनलाइन सबका कर देगा। यानी 300 बच्चे तो 300 बच्चे का एक बार ऑनलाइन फॉर्म वो भर देगा। अब गलती कहाँ होती है कि स्टूडेंट सही भर के दिया, स्टूडेंट सही भर के दिया, कभी कभी टाइपिंग जो काम करने वाला व्यक्ति है, टाइपिंग ऑपरेटर जो है, वो टाइपिस्ट क्या करता है या कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है, टाइपिंग मिस्टेक कर देता है, जिसके कारण हो सकता है नाम गलत हो जाए, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए। कभी कभी फादर्स नेम का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी अपने स्टूडेंट के नेम का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो जाता है और कभी सब्जेक्ट मिस्टेक हो जाता है। ये 4 मिस्टेक कॉमन है, बहुत ज़्यादा होता है। बाकी मिस्टेक हो जाए तो चलता है, लेकिन ये 4 मिस्टेक ज़्यादातर होता है। तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, तो पूरे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। लास्ट में मैं बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आप तो सही भर के दिए थे लेकिन कॉलेज या स्कूल वाला सही से भरवाया कि नहीं भरवाया, ये आप कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट में हम देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गया, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन सीट है जो आपका कॉलेज या आपका स्कूल स्टूडेंट को देता है कि आप इसको भर के मेरे पास लाइए ताकि हम आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाइव अगर हो जाता है ऑनलाइन तो बच्चा अपने से गलत सही भर देता है, इसलिए स्कूल करवा देता है या कॉलेज करवा देता है कि आप हमको भर के दीजिए इन्फॉर्मेशन, हम आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। यहाँ कोड और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट को भरने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी स्टूडेंट को भरने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉलेज आपका भरेगा कि उसका कोड क्या है और उसका नाम क्या है। यहाँ पे स्कूल का कोड रहता है या कॉलेज का कोड रहता है और उसका नाम लिखना है, ये आपको भरना नहीं, स्टूडेंट को छोड़ देना है। स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन भरना है स्टूडेंट को, वो सबसे पहले भरना है नेम ऑफ स्टूडेंट। देखिए एक एक करके हम बता देते हैं क्या क्या किस में भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, कोई गलती ना हो। नेम ऑफ स्टूडेंट, मान लीजिए अगर किसी का राम नाम है तो RAM कैपिटल लेटर में भरेगा। यहाँ एक लाइन छोड़ दीजिएगा, राम कुमार है KUMAR और राम RAM, राम कुमार राम नाम है। ये है पूरा भरने का तरीका, कोई दिक्कत है? पूरे बॉक्स को सही से भरेंगे, कैपिटल लेटर में भरेंगे। दूसरा बोला डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ डेट लिखेंगे। जैसे 5 नवंबर को अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो 05 लिखेंगे, 5 को। नवंबर है तो 11, और मान लेते हैं 1998। वैसे 1998 नहीं होगा, उससे कम ही होगा, लेकिन ये लिखेंगे, लिखने का तरीका समझ गए। तीसरा जेंडर में मेल फीमेल, ये तो आप लोग चुनोगे कि किस में आप मेल हो तो मेल में। अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे टिक मारना, अगर मेल है तो मेल में टिक मारिएगा, फीमेल है तो
फिर में टिक मारें। दिव्यांग आप लोगों को भरना नहीं है, वैसे बच्चे इस ऑप्शन को भरेंगे दिव्यांग जिनके किसी अंग में दिक्कत है, या तो कान में दिक्कत है, आँख में दिक्कत है, पैर हाथ किसी भी, जिसको बोलते हैं फिजिकल हैंडीकैप, विकलांग व्यक्ति। तो अगर कोई विकलांग है तो भरेगा, और नहीं तो आप नन में भरेंगे। याद रखिएगा, दिव्यांग जो नहीं है, जिनका सारा अंग सही है, वो किस में टिक मारेंगे? नन में। अगर कोई दिव्यांग है तो बताइएगा ना कि किस में दिव्यांग है। तो ब्लाइंड है, अंधे हैं, तो अगर कोई दिव्यांग है तो ब्लाइंड में भरेंगे, अगर अंधे हैं तो। बहरे हैं तो डिफ में भरेंगे, गूंगे हैं तो डम में भरेंगे। ठीक है, ये सब में अपना भरते जाएंगे। और मान लीजिए कोई किसी को हड्डी का प्रॉब्लम है, मतलब हाथ ही प्रॉब्लम कर रहा है या पैर प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऑर्थो में भरेंगे। तो ये उन लोगों के लिए चॉइस होगा जिन लोगों को फिजिकली प्रॉब्लम है, जो फिजिकल हैंडीकैप है, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए ज़रूरत है। अगर आप ठीक ठाक हैं, भगवान ने आपको सही बनाया, तो आप इसमें नन भरेंगे। कास्ट क्या भरेंगे? तो कास्ट में 4 तरह का कास्ट यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है जनरल, तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि आपका कास्ट क्या है। ये तो सब लोगों को भारत में बहुत अच्छे से बताया जाता है, जन्म के साथ ही कास्टिज्म चलता है, जातिवाद। तो आपको पता है कि आप किस जाति में आते हैं और वो किस कैटेगरी में आता है। तो जनरल कैटेगरी पहला है। दूसरा एससी कैटेगरी है। जनरल तो समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, इसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, और इससे होता है शेड्यूल कास्ट। BC1, BC2। अब इसमें आप अपने कास्ट को देख लेना कि आपकी जाति BC1 में आती है या BC2 में। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप जिसमें आते हो उसको टिक मारोगे। अगर हम मेरा नाम लिए जो हम जनरल में आते हैं तो जनरल में टिक कर लिए। रिलीजन आपसे पूछा जाता है, आप हिंदू हो, इस्लाम, मुस्लिम हो, सिख हो, उसके बाद क्रिश्चियन हो, अदर्स हो, आपको ये पूछना है। तो मेरा हिंदू है रिलीजन, मैं हिंदू में टिक करूंगा। जो इस्लाम मुस्लिम वाले होंगे इस्लाम टिक करेंगे, सिख टिक करेंगे और क्रिश्चियनिटी टिक करेंगे। और अगर ये चारों में से कोई अलग है, जैसे पारसी समुदाय भी भारत में रहते हैं तो अदर्स में चले जाएंगे, जैन भी रहते हैं तो अदर्स में चले जाएंगे। तो ये तय करना होगा कि आप किस कम्युनिटी में रहते हैं, आपका रिलीजन क्या है। उसके बाद आपको नेशनलिटी चुनना होगा। तो मेरे ख्याल से सारे लोगों का नेशनलिटी इंडियन ही होगा, क्योंकि विदेश से झारखंड एकेडमिक काउंसिल में पढ़ने कोई नहीं आएगा। तो ये अदर्स नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये इंडियन। हो सकता है कोई फॉरेन का व्यक्ति यहाँ रह के पढ़ रहा होगा जैक में, तो अदर्स भरेगा। बाकी सब लोगों के लिए क्या होगा? इंडियन। स्टूडेंट का आधार नंबर भरना है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट का आधार नंबर आपको यहाँ भरना है, 4, 4 और 4। तो आपका आधार नंबर आप ही ना बताओगे, मैं बता नहीं सकता। एरिया आपको भरना है कि आप रूरल में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं। बहुत बार गलती क्या करता है कोई बच्चा, समझ ही नहीं आता रूरल अर्बन क्या है, टिक मार देता है किसी में। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, और अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। आप रहते कहाँ पे हो, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, तो आपको टिक करना। अब आप कहाँ पे रहते हो वो आप तय कर लो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो रूरल टिक करो, आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हो तो अर्बन टिक करो। गांव में ही रहना है सबको, लेकिन पढ़ने के लिए रांची में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अर्बन हो गए। बहुत बच्चा ऐसा है कि गांव में रहते हैं सारे फैमिली मेम्बर उसके, और पढ़ने के लिए वो रांची आया हुआ है, तो अपने आप को समझ लेता है कि हम कहाँ हो गए, अर्बन, हम तो रांची में रह रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। कौन सा सेक्टर में है, तो आप चुनेंगे कि आपके फुल फैमिली वाले किस सेक्टर में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ये भी आपको ही चुनना है। उसके बाद क्या चुनना है? मदर्स का नेम। और मदर्स नेम तो आप जानते हो ना, अपनी माँ का नाम, अपने पापा का नाम, ये दोनों आपको यहाँ पे जो यहाँ पूरा बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में कैपिटल लेटर में जैसे ये लिखे थे ना, वैसे यहाँ दो माँ और पापा का नाम लिख देना है। ठीक है, अब अपने आप माँ का नाम और पापा का नाम जो भी लिख दीजिए। कभी कोशिश करना है कि बॉक्स वाले में ना श्री और श्रीमती ना लगाएं। बहुत सारा बच्चा श्री से शुरू होता है कि हम सम्मान देते हैं पापा को, श्री से लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी बॉक्स वाला होता है, बॉक्स वाले में कभी भी श्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, श्री कभी नहीं लगाना है, समझ गए। तो बॉक्स वाले में जब भी फादर्स और मदर का, तो नाम मदर में श्रीमती कुछ नहीं, अगर मदर का नाम कुछ भी है तो सीधा नाम लिखना है। ठीक है, श्री और श्रीमती नहीं लगाना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपना एड्रेस भरना है। लोकल एड्रेस भर दीजिएगा जो घर का एड्रेस है, और एड्रेस में आपको क्या भरना है, तो अगर आप गांव में रहते हैं तो विलेज भर कहाँ पे है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, उसके बाद पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उसके बाद पिन कोड भर दीजिए। उसके बाद आप भरिए कि कौन से स्टेट में है और कौन से देश में है। तो ये इतना भर सकते हैं आप। ये तो अलग ही नीचे लिख दिया है, कम्युनिकेशन एड्रेस में पूरा भरिएगा, फिर अलग से दे दिया। ब्लॉक कौन सा है, आप अपना ब्लॉक भरिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, तो पिन नंबर कौन सा है, तो अलग से दे ही दिया। कम्युनिकेशन एड्रेस पूरा यहाँ भरना है, फिर उसको अलग से पूछ रहा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर जो सबके पास है वो भरेंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो ईमेल आईडी जरूर दें, क्योंकि ईमेल, फ़ोन नंबर चेंज हो सकता है, ईमेल आईडी कभी किसी का चेंज नहीं होता है, जनरली रखता है लोग।
पासवर्ड भी याद रखना है, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भविष्य में अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो ईमेल आईडी आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि जैक जिस तरह से अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आपका एजुकेशन भी डिजिटल हो जाएगा। वैसे केस में जब आपका पूरा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तो ईमेल आपको बचाएगा, इसलिए ईमेल आईडी जरूर डालिएगा ताकि आपका मेल आईडी वहां जा सके। फ्यूचर रेफरेंसेस में भविष्य आप अभी नहीं देख पा रहे हो, हम आपको देख रहे हैं कि आने वाले समय में ईमेल आईडी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसलिए ईमेल आईडी जरूर डालिएगा। कभी भी कोई दिक्कत होगा तो ईमेल आईडी से आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं, फ़ोन नंबर से नहीं। बहुत बार होता है ना कि कोई व्यक्ति सिम कार्ड खरीदा था और मोबाइल नंबर ऐसा डाला जो बंद हो गया। अब उसको OTP, अगर मान लीजिए उसी से मेरा फ़ोन पे चलता है, अब OTP लेने में पसीना उतर रहा है क्योंकि मोबाइल तो बंद हो चुका है और OTP किसी और के पास जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में गेम बजा सकता है। इसलिए हमेशा ईमेल आईडी रखिएगा, ईमेल आईडी आपके पास रहेगा। आगे लिखा है कि क्लास 10th पासिंग डिटेल दीजिए, कि क्लास 10th आप पास किए तो किससे पास किए। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले नेम ऑफ बोर्ड और लिखना है कि अगर आप स्टेट बोर्ड झारखंड बोर्ड से ही पास किए तो जैक लिखेंगे, अगर दूसरे बोर्ड से पास किए बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या CBSE या ICSE से तो आप यहाँ पे अदर्स लिख देंगे। अदर्स जब लिखेंगे तो यहाँ बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। फिर से सुनिए, जब जैक आप लिखेंगे तो बोर्ड का नाम लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम जैक से पास हुए तो सीधा जैक मारेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अदर से जैक के अलावा पास हो के आए, बिहार बोर्ड से पास, तो अदर मारेगा तो यहाँ लिखेगा बिहार बोर्ड। अगर जिससे भी पास हो के आया उसको लिखेगा, कोई दिक्कत है। अदर्स मारेंगे तभी यहाँ पे लिखेंगे। जैक बोर्ड मानेंगे, जैक हमारा स्पेशल है ही, अदर में ना कंफर्म होगा। अब अदर लिख दिया तो कन्फ्यूजन हो जाता है, अदर में कहाँ से पढ़ा है, जैक से पढ़ा है, यूपी से पढ़ा है या CBSE से पढ़ा है, तो आप यहाँ कन्फर्मेशन दीजिएगा ना कि आप किससे पढ़े हुए। ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास हुए हैं, तो जनरली सारे लोग अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आप पास हुए होंगे 2023 में। 10th कब पास हुए हैं, 2023 में, तो 2023 होगा। लेकिन अगर कोई बैक डेट वाले, पीछे छूट गया क्लास या पहले पुराने वाले लोग हैं तो उनका अलग अलग पासिंग ईयर होगा। तो आप देख लीजिएगा 10th आप कब पास किए हैं। यहाँ 10th का रोल कोड लिखना है, जो रोल कोड आपको मिला है। 10th का रोल नंबर लिखना है। 10th में जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो लिखना है, 10th वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखना है। डिटेल ऑफ एडमिशन, इसमें क्या भरना है ये समझ आ गया सब लोग को कि 10th का हमको देना है। यहाँ पे डिटेल ऑफ एडमिशन में लिखना है कि किस क्लास में एडमिशन हुआ है, तो क्लास 11th में। यहाँ डेट ऑफ एडमिशन, ध्यान दीजिएगा, जब आप कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन करा रहे थे तो पहला जो रसीद कटा था, जब आप एडमिशन करा रहे थे तो फर्स्ट जो रसीद कटा था, एडमिशन रसीद जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो पेमेंट किया था तो रिसिप्ट मिला होगा, तो उस रिसिप्ट में डेट देखिएगा कौन सा डेट है। अगर आप 17 तारीख को एडमिशन कराएं तो 17 तारीख का डेट वहाँ लिखिएगा। तो कैसे पता चलेगा कब हम कौन दिन एडमिशन कराएं, तो जिस दिन भी आप अपने कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन कराए होंगे उस दिन का स्लिप तो आपको मिला होगा ना, उसी डेट में काट के। तो जो डेट का स्लिप आपको मिला है उस स्लिप में नंबर डेट डाला होगा कि किस डेट में। अगर कोई 17 अगस्त को कराएं तो 17 अगस्त का डेट वहाँ लिखा होगा। तो जो डेट हमें आप कराएं वो डेट लिखिए, मंथ लिखिए और ईयर लिखिए। ईयर में तो 2023 ही होगा, अभी एडमिशन कराएं तो ये 2023, लेकिन कौन महीना कौन दिन में आप अपने कॉलेज या स्कूल में एडमिशन कराएं, एडमिशन नंबर लिखना है, याद रखिएगा, एडमिशन डेट। सेक्शन लिखना है कौन सा है, तो अगर आपके स्कूल या कॉलेज में ज़्यादा सेक्शन चलता है तो ABC जो भी आपका सेक्शन होगा लिख लीजिएगा, वो तो आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना है। कुछ ना समझ आए तो ब्लैंक भी मार दीजिएगा, तो कोई दिक्कत, या तो A सेक्शन लिख दीजिएगा चलेगा, क्योंकि सब कॉलेज में कॉमर्स के बच्चे कम ही रहते हैं। साइंस आर्ट्स में आप सेक्शन अपना देख लीजिएगा कि किस सेक्शन में, और क्लास का रोल नंबर क्या है वो अभी आपको पता होना चाहिए। वही एडमिशन रसीद में आपको मिल जाएगा कि आपके क्लास में रोल नंबर आपका कितना है, तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ये हम लोगों को एक साइड में पूरा भरना है। अभी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अभी इसके साथ क्या क्या पेपर लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देके भेजेंगे, तो हम लोग एक एक करके सब जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। ये तो फॉर्म भर रहे हैं आप, ध्यान ये रखना है कि कोई गलती ना हो। अगर आपको लगता है कि मेरे से गलती हो जाएगी इस पूरे वीडियो को देखने के बावजूद भी, तो आप एक बार इसका फ़ोटोकॉपी करा ले, पहले फ़ोटोकॉपी भर ले, फिर सही वाला भर ले। इस सही वाला को गलत नहीं भरना है, ठीक है। तो चलते हम लोग आगे सेकेंड पेज की तरफ। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह का वीडियो लगातार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा जानकारी वाला। अब यहाँ बोल रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए बहुत बच्चे यहाँ फंसता है, उधर मदर नेम और फादर्स नेम तो सब भर लेता है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आता है अगर हम इंग्लिश चुन लें तो क्या सारा एग्ज़ाम इंग्लिश में देना होगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में? जी हाँ, अगर आप सब्जेक्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश चुन लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट एग्ज़ाम आपको इंग्लिश में देना होगा। अगर आप हिंदी चुन लेते हैं तो सारा सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश देना होगा। बंगाली चुनते तो बंगाली, उर्दू चुनते तो उर्दू, ओडिया चुनते तो
ओरिया। तो आप लोगों को ज़्यादातर जो बच्चे जैक बोर्ड वाले हैं, झारखंड बोर्ड वाले हैं, जो जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड से जो हिंदी बेल्ट वाले बच्चे हैं, वो हिंदी चुनेंगे। जिनका पहले बैकग्राउंड जैक रहा है, वो उनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है, तो वो सारे बच्चे हिंदी चुनेंगे। और जो सीबीएसई बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, वो इंग्लिश चुनेंगे। क्योंकि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब है कि आप अपने सब्जेक्ट को किस में लिखना चाहेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में। अब कोई साइंस का बच्चा फिजिक्स को इंग्लिश में लिखेगा तो इंग्लिश चुनेगा, कोई आर्ट्स का बच्चा हिस्ट्री को हिंदी में लिखेगा तो हिंदी चुनेगा, कोई कॉमर्स का बच्चा बिजनेस स्टडी को हिंदी में लिखेगा, हिंदी चुनेगा, और अगर इंग्लिश में लिखेगा तो इंग्लिश चुनेगा। यानी उसको चुनना पड़ेगा कि कौन से मीडियम में वो एग्जामिनेशन देना चाहेगा, वो मीडियम हिंदी होगा या मीडियम इंग्लिश होगा। यही दोनों ज़्यादातर चलता है। बंगाली उंगाली तो हम लोग लिखते नहीं, तो हम लोग हिंदी या इंग्लिश में से एक चुन लेंगे जिसमें आप एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं। अब ध्यान ये देना है कि ये सिर्फ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है कि आप एग्ज़ाम लिखेंगे कैसे, आप एग्ज़ाम हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, वो चॉइस है। तो आप सही से चुनिएगा, क्योंकि जो आप चुन लीजिएगा उसी में आपको एग्ज़ाम लिखना होगा। कैटेगरी आपको देखना तो रेगुलर ही रहेगा, क्योंकि आप रेगुलर ही कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। फैकल्टी आपको चुनना होगा कि आप किस फैकल्टी के हैं। तो आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में टिक मारेंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स में टिक मारेंगे, और साइंस के हैं तो साइंस में। यहाँ वैसे टिक मारना है, ठीक है, तीनों मत मार देना, हम समझा रहे हैं। अगर आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में मारिए, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स में मारिए, और साइंस के हैं तो साइंस में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो सब्जेक्ट चॉइसिंग आता है। बच्चे बहुत सारे गलती ऐसा कर देते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट गलत चुन लेते हैं, जिसके कारण उनका फ्यूचर में जो एम है, गोल है, वो पूरा नहीं हो पाता है। मैं बताता हूँ सब्जेक्ट चॉइसिंग क्या क्या होना चाहिए, एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक अच्छा विषय का कॉम्बिनेशन कैसे रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आर्ट्स में हम लोग चलते हैं। आर्ट्स का अच्छा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। यहाँ बच्चा से पूछा जाता है कॉलेज में कौन सब्जेक्ट रखना है, बच्चा अपने कन्फ्यूज, टीचर बोलते हैं रख दे ये वाला, बोल रख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, बताइए फ्यूचर हमारा है, डिसीजन कोई और ले रहा है। तो चलिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कोर सब्जेक्ट जो होगा ना, उसमें हिंदी या इंग्लिश भर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश भर सकते हैं कोर में, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो। अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है और आपका हिंदी बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश में कमज़ोर आप हैं, तो हिंदी चुन लीजिए। और अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप इंग्लिश चुन लीजिए। दोनों में से कोई भी आपके पास चॉइस है। आपका अगर इंग्लिश स्ट्रांग है आप इंग्लिश चुनो, अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है तो आप हिंदी चुनो। जो आपका स्ट्रांग लगता है वो आप चुन लो, दोनों में से कोई एक इलेक्टिव चुनना होता है। अगर आप इलेक्टिव नहीं चुनते हैं तो आप दूसरा पेपर चुन सकते हैं। इलेक्टिव पेपर में भी एक चॉइस रहता है आर्ट्स में, और बच्चे के पास बहुत सारा चॉइस है। तो इलेक्टिव में जो आपको चुनना चुनिए, आपके पास बहुत सारा चॉइस है, यहाँ पे बहुत सारा चॉइस है, बहुत सारे पेपर हैं, आप चुन सकते हैं। ऑप्शनल पेपर 1 में आपको अगर सही में आगे पढ़ना है और फ्यूचर में कुछ करना है तो पहला पेपर हिस्ट्री चुनना है आपको। दूसरा पेपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी चुनिए और पॉलिटिकल साइंस चुनिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और आप इलेक्टिव में अगर और पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स भी चुन सकते हैं, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए होगा अगर पढ़ने वाले हैं तो। बाकी किसी तरह से एग्ज़ाम पास करना और आगे फ्यूचर में कुछ काम ही नहीं करना है, किसी तरह पास कर जाएं तो फिर आप जो चाहे वो चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ने वाले हो, तो आपको ये चारों सब्जेक्ट चुनने से क्या ना सारा रास्ता खुला हुआ है। आप 12th के बाद चाहे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इंटर कर सकते हैं, आप हिस्ट्री में भी कमांड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप लिखोगे, चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखोगे, चारों का कॉम्बिनेशन आता है। यही चारों का से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से आता है, ज्योग्राफी से आता है, पॉलिटिकल साइंस से आता है और इकोनॉमिक्स से आता है। चारों अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो आपका आर्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बन जाएगा और आप आगे कोई भी एग्ज़ाम लिखना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी थोड़ा दिक्कत होगा कि थोड़ा टफ है, हल्का पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उतना भी टफ नहीं कि ना पढ़ा जाए, क्योंकि आर्ट्स में मैक्सिमम बच्चे ये सोच लेते हैं कि आर्ट्स लेने का मतलब है नहीं पढ़ना, डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम लिखना है। गलतफहमी है। अगर आप ऐसा रखें हैं तो आप कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत होगा। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो कोर में फिर वही है, हिंदी और इंग्लिश। ध्यान दीजिए, ये कोर का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट। आपको लैंग्वेज इसको बोलते हैं, लैंग्वेज पेपर पूछ रहा है, तो लैंग्वेज पेपर में आप अगर हिंदी में ठीक हो तो हिंदी चुनो, और अगर आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश ठीक है तो आप इंग्लिश चुनो। ये आपके ऊपर है कि आप इंग्लिश रखना चाहोगे या हिंदी रखना चाहोगे, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश ले लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ना है, या हिंदी ले लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी में पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आप जैसे पढ़ोगे, आप कैसे एग्ज़ाम लिखोगे, ये ऊपर में चुनने का ऑप्शन दिया था, याद रखिएगा। आपको एग्ज़ाम कैसे लिखना है ये चुनने का ऊपर में ऑप्शन दिया था ना, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो वहाँ आप जो चुनोगे वो एग्ज़ाम लिखना होगा। अगर वहाँ इंग्लिश चुने हैं तो यहाँ आप कुछ भी ले लो, लिखना इंग्लिश में होगा।
वहाँ अगर हिंदी चुने हैं तो यहाँ आप कुछ भी ले लो, लिखना हिंदी में होगा। तो आप कैसे एग्ज़ाम लिखोगे ये तय होगा ऊपर से कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। यहाँ तो सिर्फ लैंग्वेज पूछ रहा है कि आपका लैंग्वेज पेपर क्या होगा। उसके साथ अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी कंपलसरी पेपर है जो आपको रखना ही रखना है। अगर आप अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हो ताकि फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शंस, आप कॉमर्स के बच्चों को आती है तो सारे ऑप्शंस आपके खुले रहे, तो आप यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स ले लो। और अगर ऑप्शनल 2 की बात करें तो आप CAE होता है, इसको बोलते हैं CAE, कॉमर्शियल अर्थमेटिक। इसी का 12th में नाम हो जाता है BMT। 12th में इसी का नाम क्या हो जाता है? BMT, याद रखिएगा। और या तो ETP, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चुन लो, या तो CAE या तो ETP। अब सब्जेक्ट सवाल है कि सर ये 3 तो कंफर्म हो गया, इसमें एक चुन लेंगे 4 हो गया, तो एक चुन लेंगे 1 और 3 इधर 4 हो गया। अब यहाँ सवाल है कि दोनों में कौन चुने। तो अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप BCA करना चाहते हैं या CA करना चाहते हैं, मैथ्स के लिए में इंटरेस्ट है या बैंकिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैथ्स ज़रूरी है। चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, चाहे BCA करना चाहते हैं, चाहे आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, SSC, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सब में जाना चाहते हैं, तो आपको मैथ रखना चाहिए। और अगर लगता है कि मेरा मैथ्स ठीक नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप क्या रखोगे? ETP रख लोगे। ETP भी एक थ्योरी पेपर है, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें बिजनेस आइडिया सिखाया जाता है। कोई बच्चा को लगता है कि हमको सर ये नौकरी नहीं करना सर, हमको खुद का बिजनेस सोचना है, अपने बलबूते पर हमको नया बिजनेस सेटअप करना है, तो आप ETP ले लो। और अगर आपका चॉइस है कि नहीं सर हमको नौकरी पकड़ लेना है, तो आप CE ले लो। बात समझ गए? तो सब्जेक्ट क्या होगा? दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये दोनों में से कोई एक पांचवा सब्जेक्ट। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट, ये जो एडिशनल खाली यहाँ पे एडिशनल लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। एडिशनल क्या करेगा कि अगर किसी में झटका खाए तो बचा लेगा आपको। किसी एक सब्जेक्ट में अगर झटका खाए तो कौन बचा लेगा? तो एडिशनल में सिंपल बात है कि अगर मेन में आप CA रखते हो तो एडिशनल में ETP रख लो, और एडिशनल में अगर मेन में ETP रखते हो तो एडिशनल में CA रख लो। या आपको लगता है कि कंप्यूटर साइंस रखना चाहिए बहुत सारा, तो आप जो चाहो रख सकते हो। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? कंप्यूटर साइंस रख सकते हो, ETP, ध्यान देना, ETP अगर रखेंगे तो यहाँ ETP नहीं लेना होगा। अब यहाँ भी ETP रखोगे, एडिशनल भी ETP रखोगे, सही नहीं ना। यहाँ पे अगर आप CA लिए हैं तब यहाँ ETP लेंगे, यहाँ पे अगर आप ETP लिए हैं तो यहाँ क्या लेंगे? CA लेंगे। दोनों उल्टा पुल्टा होना चाहिए, याद रखना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया है कि आप एडिशनल इसमें से कोई एक रख सकते हैं। हम चाहेंगे तो एडिशनल में हिंदी भी रख सकते हैं आप। अगर आप इंग्लिश यहाँ लिए हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ हिंदी रख सकते हैं एडिशनल में। तो आपको जो लगता है एक एडिशनल सब्जेक्ट चुन लीजिएगा कि कभी झटका खाए तो एक बचाने के लिए तैयार रहेगा, जो है आपका एडिशनल पेपर। आपको एडिशनल पेपर भी पढ़ना चाहिए। बात समझ गए? तो ये सारे सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे रहेंगे, आप सारे सब्जेक्ट को आराम से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग साइंस की तरफ। यहाँ कहीं कोई दिक्कत है सब्जेक्ट चॉइसिंग में? 5 सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके लिख दीजिएगा, ताकि फिर उसको हम वीडियो बना के अच्छे से समझा सकें। इसमें क्या है सब्जेक्ट चॉइसिंग साइंस के लिए? तो चलिए साइंस के लिए हम लोग सब्जेक्ट चॉइसिंग देखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट चॉइस करेंगे साइंस के लिए। बोलता है पैरा अप्लीकेबल इफ फैकल्टी ऑप्टेड इन साइंस। ये वाला उसी व्यक्ति के ऊपर लागू होता है जिसने साइंस लिया है। तो साइंस वाले के लिए कोर में तो इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि हिंदी में पढ़ना नहीं उनको, तो हिंदी रखेंगे नहीं। वैसे हिंदी ऑप्शन है वो ले सकते हैं, बट साइंस वाले के लिए कोर में इंग्लिश रहेगा। एक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद अब वो चाहें तो ऑप्शनल पेपर उनके पास है बायो, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, ये उनके पास ऑप्शनल पेपर। ये तीनों में से कोई 2 चुनेंगे, एक ऑप्शनल 1 में, एक ऑप्शनल 2 में। तीनों में से कोई एक 2 चुने, और एक एडिशनल भी चुन लीजिएगा। नहीं, तीनों में से कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है। एडिशनल आपके ऊपर है, आप चुन भी सकते हो, नहीं भी चुन सकते, लेकिन ये तीनों में से कोई एक पेपर आप चुन सकते हैं। जो यहाँ आप चाहें तो एक और सब्जेक्ट आपके पास है इकोनॉमिक्स, ये भी चॉइस है, आप इकोनॉमिक्स। ये 4 में से कोई भी 2 पेपर आपको चुनना है, ऑप्शनल 1 के लिए और ऑप्शनल 2 के लिए। 4 में से कोई 2 पेपर चुनना है, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 के लिए। तो आप ये तय करेंगे कि आपको इसमें से कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। यहाँ पे बोलता है स्टूडेंट का फोटोग्राफ चिपकेगा, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे सिग्नेचर होगा उसके फादर और मदर का, यानी पेरेंट्स का। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो सब्जेक्ट चॉइसिंग हम लोग देख लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर इंस्टीट्यूशन यूज ओनली। इंस्टीट्यूशन आपको इसमें लिखेगा, लेकिन नीचे नोट लिखा वो देखिए। इंस्टीट्यूशन तो ये भरेगा ही, ये इंस्टीट्यूशन का है, ये आपका कॉलेज भरेगा। स्टूडेंट आईडी, वो जब आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा ना, तो समय स्टूडेंट आईडी होता है वो भरा जाता है, और सिस्टम जनरेटेड जैक स्टूडेंट आईडी वो यहाँ भरा जाता है।
और इंटर्ड बाई कौन उसको डाला है सिस्टम में, जो टाइपिस्ट होगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, उसका साइन होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका भरा है या नहीं भरा है, यही आईडी आपका पहचान है, ठीक है। तो ये आपको नहीं भरना है, कॉलेज करेगा आपका या स्कूल करेगा। नोट देखिए, नोट बोलता है फॉर कॉलन 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19A, 21, 22, 23 यू आर रिक्वायर्ड टू टिक द एप्लीकेशन 1। बोल रहा है इसमें से आपको एक जगह पे टिक करना था, जो हम लोग बहुत सारा देखे ना पीछे, टिक करना वहाँ पे, ठीक है। मेंशन्ड बोर्ड काउंसिल नेम इफ ऑप्शन अदर, अगर आप अदर में टिक मारते जो अभी हमको आपको बताए, तो बोलता है हैड बीन सेलेक्टेड इन कॉलन 19A। आपको अगर वहाँ अदर था ना, अदर, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किस में। फॉर फैकल्टी वाइज एप्लीकेशन सबमिट कॉम्बिनेशन काइंडली कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूशन। अगर फैकल्टी वाइज इंस्टीट्यूशन में अगर ऐसा सुविधा है कि फैकल्टी वाइज एप्लीकेशन सबमिट करना, तो आप अपने कॉलेज में जो है कांटेक्ट कर लें। फोटोग्राफ टू बी पोस्टेड शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड। जो आप फोटोग्राफ इसमें चिपकाओगे वो 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, तो लेटेस्ट फोटोग्राफ दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा हम लोग पास भी आई कार्ड बनवाता है तो एकदम बचपन का दे दिया, जब वो 3rd क्लास में था ना तब फोटो देता, बढ़िया से पहचान नहीं पाता था। फोटोग्राफ्स 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बोलता है फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर शुड नॉट एक्सीड द बॉक्स एरिया। जो फोटोग्राफ आप चिपकाओगे ये, तो ये बॉक्स एरिया के अंदर होना चाहिए, बड़ा नहीं, ठीक है। और सिग्नेचर भी बॉक्स एरिया के अंदर, यानी इसके अंदर ही आपको सिग्नेचर करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो बॉक्स एरिया है, तो बॉक्स एरिया के अंदर ही यानी आपके इसके अंदर सिग्नेचर करना है, और फोटो भी इसके अंदर ही रहना चाहिए, चाहे जैसे हो। अगर बड़ा हो रहा है तो कैंची है ना, आराम से काट लीजिए और छोटा कर लीजिए, इतना छोटा कर लीजिए कि बॉक्स के अंदर आ जाए। बोलता है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज मैंडेटरी इन केस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसके साथ, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगेगा, तो देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहला, इफ़ यू आर अ दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट जो भारत सरकार आपको जारी किया होगा वो लगा दीजिए। अब जो बच्चा दिव्यांग नहीं है उसको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं। इफ़ यू बिलोंग टू कास्ट अदर देन जनरल, आप जनरल कैटेगरी के अलावा बाकी किसी कैटेगरी में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, किसी भी आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो सरकार से जारी होता है। जनरल को नहीं लगाना पड़ेगा, जनरल को छोड़ के बाकी सबको लगाना पड़ेगा। इफ़ यू हैव पास्ट क्लास 10th फ्रॉम अ बोर्ड काउंसिल अदर देन जैक, बोलता है अगर जैक के अलावा आप किसी बोर्ड, दूसरे बोर्ड से एग्ज़ाम पास किए हैं 10th, जो बच्चा जैक को छोड़ के किसी दूसरे बोर्ड से अपना जैक का एग्ज़ाम पास किया है, वो बच्चा अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर जोड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसको, ओरिजिनल, ठीक है। सबमिट कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड और काउंसिल, माइग्रेशन उसे देना ही पड़ेगा और उसे एक्स्ट्रा और फी देना पड़ेगा। जो बच्चा अपना बोर्ड चेंज कर रहा है, पहले किसी और बोर्ड से पढ़ा, अब जैक बोर्ड में जा रहा है, उसको ज़्यादा फ़ी देना पड़ेगा, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फ़ी अलग से लगता है उसको, और जो बच्चे जैक वाले हैं उनका कम फ़ी लगेगा। याद रखिएगा, जो जैक वाले बच्चे जो सेम बोर्ड में रह गए, बोर्ड अपना चेंज नहीं किया, उनका फ़ी कम लगेगा रजिस्ट्रेशन का, और उनको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बच्चे अपना बोर्ड चेंज कर रहे हैं, तो जो बोर्ड चेंज करेंगे उनको पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और साथ ही साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। जैक वाले को नहीं देना पड़ेगा, याद रखिएगा। जैक वाला माइग्रेशन उसको भी मिला होगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप चुपचाप अपने पास रखना। लेकिन जो दूसरे बोर्ड वाले हैं, जो माइग्रेट कर गए, बोर्ड को चेंज कर दिए अपने बोर्ड को, उन लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल देना होगा और साथ ही साथ पैसा भी एक्स्ट्रा देना होगा। बोलता है गेट प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर चेकलिस्ट फ्रॉम स्कूल। आप अपने स्कूल में जब आप सबमिट कर दिए सब कुछ, और स्कूल सब कुछ भर दिया, सब कुछ ऑनलाइन करके रख दिया, तो ऑनलाइन करने के बाद आपके पास तो कुछ नहीं पता, आप तो हम तो भर के दे दिया। टाइपराइटर, टाइपिंग करने वाला क्या किया, कंप्यूटर ऑपरेटर क्या किया, गलत किया, सही किया, हमको कैसे मालूम है। तो काउंसिल क्या करता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के कुछ दिनों के बाद आपके स्कूल को या आपके कॉलेज को एक चेकलिस्ट भेजता है। चेकलिस्ट में सारा डिटेल रहेगा कि कितना स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हम किए, और स्कूल भी अपने तरफ से या कॉलेज अपने तरफ से मिला लेता है कि हम 632 बच्चा का रजिस्ट्रेशन किए, तो 632 बच्चा का है कि नहीं, तो देखा 632 बच्चे का है। उसके बाद वो क्या करता है कि सारे स्टूडेंट को या दो काम करता है, या तो खुद ही चेक करवा लेता है, जो आप फॉर्म भर के दिए उससे चेक करा लिया सब ठीक है कि नहीं, या तो स्टूडेंट को भेज देता है चेकलिस्ट, कि स्टूडेंट को पूछा जाता है कि देख लो बाबू, तुम्हारा जो चेकलिस्ट, मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो गया है समझो, खाली बस चेक करने के लिए भेजता है कि जो रजिस्ट्रेशन तुम कराए हो, जो डॉक्यूमेंट्स भर के दिया था, उसी अनुसार से वहाँ पे चेकलिस्ट में नाम है या नहीं। अगर सब कुछ है तो वहाँ बहुत केयरफुली चेक कीजिएगा, एकदम एक एक स्पेलिंग चेक कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ में चेक कीजिएगा, बहुत फास्ट नहीं बोलना कि ठीक है,
पूरा अच्छे से चेक कर लीजिएगा और लगेगा कि सब कुछ सही है जो हम भर के दिए थे तो ठीक है, और नहीं तो आप अपने प्रिंसिपल को, जो कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अगर यहाँ तक अभी आप इन्फॉर्म कर दिए चेकलिस्ट तक तो सुधर जाएगा, लेकिन चेकलिस्ट अगर एक बार चला गया और आप कुछ भी ना बोले उसके बाद आप कुछ भी कर लो, सुधरने वाला नहीं। तो चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा है, देखिए लिख भी दिया है, फ्रॉम अ स्कूल एंड लुक एट योर डिटेल्स वेरी केयरफुली। बहुत ध्यानपूर्वक अपना डिटेल देख लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्म HM हेडमास्टर जो है इमीडिएटली इफ़ देयर इज एनी मिस्टेक, अगर कहीं मिस्टेक हुआ है तो आप अपने हेडमास्टर को तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए। नो करेक्शन विल बी अलाउडेड, देखिए यहाँ लिख दिया है, नो करेक्शन विल बी अलाउड वंस एग्जाम फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन। एक बार अगर ऑनलाइन सबमिट हो गया तो फिर कुछ भी कर लो, बता रहे हैं चप्पल घिस जाएगा, जूता घिस जाएगा, लेकिन कभी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ साफ लिखा है कि नो करेक्शन विल बी अलाउड वंस एग्जाम फॉर्म इज सबमिटेड। तो जब करेक्शन लिस्ट आता है तो चेकलिस्ट को बहुत सावधानी से देखिएगा। आप अपने कॉलेज में या स्कूल में जरूर हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से कांटेक्ट में रहिएगा कि चेकलिस्ट मेरा आया कि नहीं आया और उसमें हमारा क्या डिटेल भरा हुआ, उसमें जरूर देखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोगों से भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे गलत फॉर्म फिलअप कर देते हैं, जिसके कारण उनका रजिस्ट्रेशन गड़बड़ हो जाता है, कभी सब्जेक्ट चॉइसिंग गलत हो जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं बता दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैथ्स भर देते हैं। मैथ्स नहीं रखना है, मैथ्स का मतलब साइंस वाला मैथ होता है। आप CAE भरेंगे या तो BMT भरेंगे, CAE या तो BMT। बहुत बच्चा तेज होता है मैथ्स लिख देता है, मैथ्स का मतलब साइंस वाला मैथ्स हो जाता है। तो मैथ्स यहाँ मैथ्स नहीं लिखेंगे। बहुत बच्चा रोता है लास्ट में कि सर हम पढ़े पूरे साल भर CA और दे दिया मैथ्स। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, आप गलत भरे हो। इसलिए ध्यान रखना चेकलिस्ट में भी कि मेरा CAE है या नहीं है, उस जगह पे कहीं कुछ दूसरा तो नहीं डाल दिया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गलत फॉर्म भरने से आपका पूरा 2 साल बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा है कि एक बार कांटेक्ट करके कंफर्म हो लिया जाए। तो ये पूरा हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डिटेल देख लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग गलती नहीं करेंगे और किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होगा, उससे आपका करियर बर्बाद ना हो। और हम लोग इसी तरह का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपके पास आते रहते हैं, और जहां स्टूडेंट के लिए हो सकता है डेंजरस हो, जहां लगता है कि सही से केयरफुली पढ़ना चाहिए और भरना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।